दोस्तों तो हम आज देखेंगे यूपीएससी सीएससी मेंस का सिलेबस यानी सिविल सर्विसेज का जो स्टेज 2 होता है। मेंस जो रिटन पेपर होता है उसमें क्या सिलेबस है। तो हमारे पास वाजीराम रवि का ये सिलेबस है, देखते हैं। क्वालिफाइंग पेपर ऑन इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश, यानी कि एक कोई भी इंडियन लैंग्वेज होगा और एक इंग्लिश होगा। ये पेपर 1 हो गया। देखते हैं इसका आगे का क्या है। The aim of the paper is to test the candidate's ability to read and understand the serious discursive prose and to express his ideas clearly and correctly in English and Indian language। ये मतलब इंग्लिश पूरे इंडिया में चलता है और एक कोई ऐसा इंडियन लैंग्वेज चूज करना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। The pattern of the question would be broadly as follows: comprehension of given passages, precise writing, usage and vocabulary, short essay। ये सब तो ठीक है। इंडियन लैंग्वेज में क्या क्या है? कंप्रीहेंशन ऑफ द गिवन पैसेज, प्रिसाइज राइटिंग, यूजेज एंड वोकेबुलरी, शॉर्ट एसे, ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश टू द इंडियन लैंग्वेज एंड द वाइस वर्सा। अच्छा, मान लीजिए कि हिंदी है, हिंदी में ये सब हो गया। कंप्रीहेंशन का ध्यान रहेगा, प्रिसाइज राइटिंग रहेगा, वोकेबुलरी खोजना होगा, शॉर्ट एसे रहेगा। हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी अगर हिंदी रहेगा तब। उसी तरह इंग्लिश रहेगा तो उसमें ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद नोट, नोट में क्या दे रहा है? द पेपर ऑफ द इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश वुड बी मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एंड विल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली, यानी कि इसमें बस पास करना है ये दोनों पेपर में। द मार्क्स obtained इन दिस पेपर विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। इसमें जो मार्क्स मिलेगा वो रैंकिंग में काउंट नहीं होगा। तो फिर ठीक है। द कैंडिडेट विल हैव टू आंसर द इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज पेपर इन इंग्लिश एंड द रिस्पेक्टिव इंडियन लैंग्वेज एक्सेप्ट वेयर ट्रांसलेशन इज इन्वॉल्व। मान लीजिए कि किसी में पूछ दिया कि हम्म, राम गोवा गया तो गया ही रह गया, मान लीजिए हिंदी है, तो वो गया गया तो गया ही रह गया, तो इसको इंग्लिश में करना पड़ेगा। तो वो तो ट्रांसलेशन हो गया, तो वही लिख दिया कि एक्सेप्ट वेयर ट्रांसलेशन इज इन्वॉल्व। ट्रांसलेशन छोड़ के बाकी जिस लैंग्वेज का एग्जाम रहेगा उसी में देना। अब पार्ट पेपर 1 क्या है? वो दो इंग्लिश, एक पेपर ए पेपर बी तो हो गया, एक इंग्लिश और एक इंडियन लैंग्वेज। अब पेपर 1 देखते हैं। इसमें एसे होगा। द कैंडिडेट मस्ट बी रिक्वायर्ड टू राइट एसे इन मल्टीपल टॉपिक्स। जैसे कि पूछ दिया इजराइल एंड हमास का युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ेगा, फिर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक पर क्या असर पड़ेगा, ये सब पूछ सकता है। एक ये भी टॉपिक हो सकता है। दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोज टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे टू अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन एंड टू राइट कंसाइजली। अब आपको इधर-उधर का बात नहीं बनाते हुए मेन मेन बात उसमें लिखना होगा जो कि ज़रूरी हो, क्योंकि कंसाइजली लिखना आता है। क्रेडिट विल बी गिवन टू इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन को क्रेडिट मिलेगा। पेपर 2, एक तो इससे पेपर 1 इससे हो गया। पेपर 2 जनरल स्टडीज एंड इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड द सोसाइटी। Indian culture will cover the salient aspects of art form, literature, architecture, form and ancient to modern times। अच्छा, मतलब आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर और एंशियंट से लेकर मॉडर्न तक का इसमें कवर किया जाएगा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम about the middle of the 18th century until the present, significant events and personalities and issues, यानी कि ब्रिटिश इंडिया से लेकर अभी तक का। फ्रीडम स्ट्रगल ये तो पूछेगा ही, उसी में है। पेपर 2 का बात हो रहा है ये सब। पेपर 2 में इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड द सोसाइटी। इंडियन हेरिटेज ठीक है, कल्चर ठीक है, हिस्ट्री ब्रिटिश इंडिया से लेकर अभी तक, मॉडर्न हिस्ट्री है इसमें, जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड द सोसाइटी। इसमें आगे देखते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल, वेरियस स्टेजेस, वेरियस important contributors contributions from different parts of the country
post-independence consolidation and reorganization within the country. Reorganization within the country. उसके बाद history of the world which includes events from 18th century such as industrial revolution, यानी कि 18th century के बाद का जो भी modern world history, modern Indian history जो भी है वो सब पूछेगा, such as industrial revolution, world war, retrieval of the national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये सब तो एकदम फेमस टॉपिक है, कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, देयर फॉर्म्स एंड द इफेक्ट ऑन द सोसाइटी, ये पूछेगा। साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये पूछेगा आपसे। रोल ऑफ द वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and their remedies, effect of globalization on Indian society, social empowerment, communalism, regionalism, secularism, ये सब जो कुछ टर्म है पॉलिटी का, ये सब पूछेगा। साइलेंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, फिजिकल जियोग्राफी, ये तो पूछेगा ही। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द की नेचुरल रिसोर्सेज across the world, including South Asia and the Indian subcontinent, factors responsible for the location of the primary, secondary and tertiary sector industry in various parts of the world, including India। जैसे कि मान लीजिए इंडिया में कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो करता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर किस इंडस्ट्री में आता है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री है। क्यों? यहाँ इंक्लूडिंग फैक्टर्स, क्यों? तो इसमें है कि इंडिया के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, यहाँ फार्मर लोग रहते हैं, सभी लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं और एक कृषि प्रधान देश है इंडिया, इसीलिए क्योंकि यहाँ पानी है, अवेलेबल है, रिवर, ये सब फर्टाइल सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, हर जगह जहाँ रिवर बैंक रहता है वहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा है। Important geophysical phenomena such as earthquakes, tsunami, volcano activity, cyclones, etc. Geographical features and their location changes in critical geographical features, including water bodies and ice caps, the flora and fauna, and the effects of such changes। जैसे कि मान लीजिए इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल फिनोमेना, जैसे कि डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होता है वो सब, फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है, ये सब चीज़ प्लांट और एनिमल कहाँ कहाँ डाइवर्स क्लाइमेट में डाइवर्स प्लांट एंड एनिमल पाया जाता है, ये सब पूछेगा। अब पेपर 2 का देखते हैं, जनरल स्टडीज पेपर 2। हम लोग क्या क्या देख लिए, पेपर 2 देख लिए। पेपर 2 में जो जनरल स्टडीज पेपर 1 है वो तो ये हो गया। अब पेपर 1 में ऐसे था, अब पेपर 2 में जीएस 4 होगा, तो एक जीएस देख लीजिए, जीएस 1। अब जीएस 2 देख रहे हैं, जीएस 2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल underpinnings, evolution, features, amendments, significance of the previous and the basic structure, function and responsibility of the Union state, issue of the challenges pertaining to the federal structure, devolution of the powers and the finances up to the local levels and the challenges therein। देखिए फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि डायरकी गवर्नमेंट, यानी कि एक सेंटर एक स्टेट लेवल गवर्नमेंट में सेंटर और स्टेट के कोऑर्डिनेशन में कैसे चैलेंजेस फेस करता है एक देश, ये चीज़ एक सिस्टम, ये चीज़ पढ़ना होगा हम लोग को। पावर्स कैसे डिवाइड होता है, जैसे कि अपने यहाँ पंचायती राज गवर्नमेंट भी है, तो पंचायती राज का जो पावर है उससे डिसीजन मिल गया, उसको कहीं पर चैलेंज नहीं किया जाता है, तो ये भी एक कैसे इस बैलेंस बनाया जाता है, ये सब देखना होगा। सेपरेशन ऑफ द पावर्स बिटवीन द वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म एंड द इंस्टीट्यूशन। वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, कुछ हॉरिजॉन्टल लेवल ऑर्गन है गवर्नमेंट का, कुछ वर्टिकल लेवल ऑर्गन है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, ये सब ये है हॉरिजॉन्टल लेवल गवर्नमेंट है, इसमें सभी पैरेलल लेवल ऑर्गन्स है।
तो कंपैरिजन बिटवीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विथ दैट ऑफ द अदर कंट्री, जैसे कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट ये सब फ्रांस से लिया गया है, उसी तरह यूएसए से भी कुछ लिया गया, कुछ आयरलैंड से लिया गया है। तो ऐसे ऐसे कंपैरिजन करके ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो ये मेंस का सिलेबस में पढ़ रहे हैं तो ये डिटेल में जाएगा। Parliament and state legislature, structure and functioning and conduct of the business and powers of the privilege and issues arising out of which, मतलब पार्लियामेंट में दो जैसे दो हाउस होता है, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। उसी तरह बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, यानी कि स्टेट असेंबली में भी दो होता है, 7 स्टेट में। 2019 में 7 स्टेट में था बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे एक एमएलए होता है विधायक, एक एमएलसी होता है। तो एमएलसी लेजिस्लेटिव काउंसिल हर एक स्टेट में नहीं रहता है, लेकिन एमएलए यानी कि लोक विधानसभा विधान परिषद, विधान परिषद जो होता है उसका मेंबर एमएलसी बोला जाता है, विधानसभा का मेंबर जो होता है उसको एमएलए कहा जाता है। विधान परिषद सब स्टेट में नहीं होता है, लेकिन विधानसभा हर स्टेट में होता है। विधान परिषद 7 स्टेट में था 2019 तक, अभी का नहीं पता हमको, देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव जुडिशरी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल्स इन द पॉलिटी, जैसे कि स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जैसे कि होता है कि मान लीजिए कोई पुलिस वाला कहीं पर ये कर दिया, कुछ रंगदारी कर दिया, अब उसको कोई जुडिशरी में लेके जाएगा, या फिर कोई मान लीजिए आईएएस ऑफिसर है, कोई आईपीएस ऑफिसर है, या फिर एग्जीक्यूशन वाला जो भी बॉडी है ऑफिसर, वो कुछ कर दिया तो उसका केस जुडिशियरी में जाएगा, जुडिशियरी उसको चेक एंड कंट्रोल करेगा। यानी कि एग्जीक्यूटिव जो भी है, या फिर कोई गवर्नर है, कोई प्रेसिडेंट है, तो उसको चेक कंट्रोल करने के लिए जुडिशियरी होता है। जुडिशियरी नियम बनाया कि ऐसे ऐसे नहीं करना है, नहीं तो ये लोग अपना मनमानी चालू कर देगा। उसका साइलेंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट, appointment of the various constitution posts and powers and function responsibility of the various constitution bodies। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा बॉडी होता है, जैसे कि वो लोग का क्या पावर है, क्या पोस्ट है, क्या फंक्शन है, ये सब बताया जाएगा। स्टैट्यूटरी संविधानिक रेगुलेशन एंड वैधानिक, स्टैट्यूटरी मतलब वैधानिक होता है, रेगुलेशन वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज, यानी कि सेमी जुडिशियल, यानी कि पूरी तरह से जो जुडिशियल नहीं हो उसको क्वासी जुडिशियल बोलते हैं। गवर्नमेंट एंड पॉलिसी इंटरवेंशन ऑफ द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर एंड इशू arising आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। चलिए अभी देखते हैं आगे। ये पेपर जीएस पेपर 2 यानी कि पेपर 3 बहुत बड़ा है, देखते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट इंडस्ट्री लाइक एनजीओ, एसएचओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशन, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर। जैसे कि अपने यहाँ एक महावीर मंदिर है, महावीर मंदिर जो कि पटना में है, वो एक एनजीओ चलाता है, जिसमें कि आप अयोध्या जाएंगे तो वहाँ फ्री खाना खाएंगे और यहाँ महावीर मंदिर उसका बिल भरेगा। तो ये देखिए एक एनजीओ टाइप हो गया ही। Welfare schemes for the vulnerable section of the population by the central and state, and the performance of the scheme mechanism, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of the vulnerable section। जैसे कि मान लीजिए गांव में, गांव या फिर दूर दराज रिमोट एरिया जो रहता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग के खाने पीने के लिए न पहनने के लिए रहता है। जैसे कि मुंबई में एक स्लम है धारावी, वहाँ के लोग को यही स्कीम के तहत घर मिलता है। क्या कहते हैं स्किल को, वेलफेयर स्कीम फॉर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जो सेक्शन बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में है उसके लिए गवर्नमेंट स्कीम चलाती है। जैसे कि धारावी स्लम में लोग को घर बना के दिया जाता है, घर बनवाने के लिए पैसा घर या फिर बनवा के दिया जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि काम धाम छोड़ देते हैं, उसके बाद घर को भाड़ा पर लगा देते हैं, अपने बाहर रहते हैं रोड पे ही, पहले जैसे रहते थे। उसका उसका पैसा आता है तो वो लोग जाके इधर उधर पी लिए, घूम लिए, मौज मस्ती कर लिए, ये सब करते हैं। तो बताइए यहाँ पर स्कीम तो बना, उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है।
क्या है कि जिसको जैसे रहने का मन है उसी तरह से रह रहा है और उसी का स्कीम का ही सब लाभ उठाने लगा। तो ये चीज़ गलत हो रहा है, तो इसको एनालाइज करना है, इसको समझना है क्या क्या स्कीम है, कैसे वर्क करता है, किस तरह से स्कीम फेल हो जा रहा है। Issue relating to the development and management of the social sector and services related to health and education and human resources, जैसे कि बताइए, जैसे सोशल सेक्टर में, सर्विसेज में, हेल्थ में क्या क्या स्कीम, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना आया है जिसमें शायद 4 लाख रुपया मिलता है लोगों को जो बीमार उमार रहता है उसको। इशू रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, जैसे कि मान लीजिए गांव में राशन कार्ड मिलता है लोगों को, गरीब लोगों को जो बीपीएल के नीचे रहते हैं, कि उनको कुछ चावल, कुछ गेहूं ये सब दिया जाएगा महीना में, या महीना में दिया जाएगा। तो ये क्या, पॉवर्टी में खाना देने के लिए, ठीक ना। इंपॉर्टेंट एन एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस एप्लीकेशन मॉडल, सक्सेस, लिमिटेशन, पोटेंशियल करेक्टर्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स। यानी कि गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, एक तो बनते हैं गवर्नेंस एप्लीकेशन, जैसे कि एक नीतीश कुमार जी ने बिहार में लाया है आरपीटीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसमें आप ईडब्ल्यूएस और जाति आय प्रमाण पत्र ये सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेन दिक्कत है कि जैसे ही आप अप्लाई कीजिएगा उसके बाद जो वहाँ ऑफिसर रहेगा उसके पास डेटा आपका चला जाएगा। उसके बाद उसको रहता है कि 7 दिन में कर दिया जाए, लेकिन वो 30 दिन तक देखते रहता है। 30 दिन से पहले उसको घूस मिल गया तो वो आपका एप्लीकेशन अप्रूव कर देगा, नहीं तो कभी-कभी रिजेक्ट भी कर देता है। तो यहाँ भी कहीं न कहीं सिस्टम में ग्लिच है, लेकिन ये सब चीज़ से आपको मतलब नहीं रखना है, आपको यहाँ सिलेबस देखना है। रोल ऑफ द सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में सिविल सर्वेंट का क्या रोल है, सिविल सर्विस का क्या रोल है? देखिए, डेमोक्रेसी में सिविल सर्विस का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई नेता है जो कि जनता का रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन वो अंगूठा छाप है, क्योंकि यहाँ नेता का तो कोई नहीं है, अंगूठा छाप है। तो अब उसको कोई ऐसा तो चाहिए कि उसको सही-सही बात बताए कि हाँ, करना क्या है, गवर्नेंस किया कैसे जाता है। तो सिविल सर्वेंट का बहुत बड़ा रोल है डेमोक्रेसी में, ठीक है। बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट। बायलैटरल एंड रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स, जैसे कि द्विपक्षीय समझौता है, प्रांतीय समझौता है। ग्लोबल ग्रुपिंग, जैसे कि एक ग्लोबल लेवल पर यूएसए का ग्रुप ग्रुप अलग चलता है, और रसिया का ग्रुप यानी कि यूएसएसआर जो कि 1991 में टूट गया था, उसका ग्रुप अलग चलता है। तो ग्लोबल ग्रुपिंग का भारत पे क्या ये पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है इसका इफेक्ट, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एजेंसीज एंड फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और उसका स्ट्रक्चर और क्या-क्या मैंडेट है, ये सब भी देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पेपर 2 यानी कि पेपर 3 यानी कि जीएस पेपर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। पेपर 4 पेपर 3, पेपर 4 यानी कि जीएस 3, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी एंड द एनवायरमेंटल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि पूरा ये चैप्टर है, जियोग्राफी से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये, और ह्यूमन रिसोर्सेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब से, इन्वायरमेंट से, बायोडाइवर्सिटी ये सब से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सिलेबस क्या है। इंडियन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द प्लानिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये चीज़ है। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशू arising for it, government budgeting, मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न इन द वेरियस पार्ट ऑफ द, क्योंकि जियोग्राफी है तो क्रॉपिंग पैटर्न और मेजर क्रॉप्स भी देखना पड़ेगा, वेरियस पार्ट ऑफ द एंड टाइप्स ऑफ द इरिगेशन, इरिगेशन सिस्टम स्टोरेज, जैसे कि डीप इरिगेशन होता है, फिर स्प्रिंकल इरिगेशन होता है, तो ऐसा बहुत सारा इरिगेशन सिस्टम होता है। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इशूज एंड रिलेटेड कंसर्न, ई टेक्नोलॉजी एंड एड फॉर द फार्मर्स, जैसे कि पहले लोग बैल से हल जोतता था, आजकल ट्रैक्टर आ गया, अब उससे भी ज़्यादा एडवांस मशीन आ गया जो कि एकदम बंजर से बंजर जमीन को ये प्लॉग कर देता है, ठीक है। तो उसी तरह पहले हार्वेस्टिंग के लिए गांव का लोग जाता था हाथ में हंसुआ लेके। अब क्या है, अब मशीन आ गया है, 5 मिनट में पूरा खेत काट के रख देता है। तो ये सब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ। अब एच वाई, अब
हाइब्रिड सीड आ गया है, ऐसा करके बहुत बहुत सीड ये सब आ गया है। इशू रिलेटेड टू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे कि एमएसपी डिक्लेयर करता है गवर्नमेंट। मान लीजिए किसी साल अनाज फार्मर को बहुत हो गया और खरीदने के लिए कोई नहीं है, तो गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है कि एमएसपी डिक्लेयर करे हार्वेस्ट पहले ही फसल के लगाने के ही समय। मान लीजिए कि गेहूँ 50 रुपए केजी, वो डिक्लेयर कर दे कि हाँ कोई खरीदे ना खरीदे, हम 50 रुपए जरूर खरीदेंगे। मान लीजिए उस साल गेहूँ बहुत ज्यादा हो गया, कोई खरीद ही नहीं रहा, तो फार्मर जाएगा और सरकार को बेच सकता है। ठीक है, ये चीज हो गया। ये चीज हो गया, तो ये चीज आप समझ गए। अब आगे देखते हैं क्या आ गया, तो देख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग एंड लिमिटेशन, रिवैम्पिंग इशूज ऑफ द बफर स्टॉक एंड द फूड सिक्योरिटी, जैसे एफसीआई होता है, फूड सिक्योरिटी, ऐसे ही करके फूड सिक्योरिटी, फूड काउंसिल ऑफ इंडिया, टेक्नोलॉजी मिशंस एंड इकोनॉमिक एंड एनिमल रियरिंग, मतलब कैटल रियरिंग, जैसे कि मान लीजिए कोई भेड़ पालन कर रहा है, कोई मुर्गी पालन कर रहा है, तो ये सब हो गया आपका। Food processing are related industries of the India and scope the significance of location of stream and downstream reference supply chain management। जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जैसे आप फूड चेन जानते हो, फूड चेन में क्या होता है, फ्रॉग खाता है इंसेक्ट को, इंसेक्ट को खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है स्नेक, स्नेक को खाता है ईगल, ईगल को खाता है कोई और, इसी से करते फूड चेन मैनेज होता है। तो आगे देखते हैं लैंड फॉर्म्स इंडिया, किस तरह का लैंड फॉर्म है इंडिया, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन जो है उधर एलुवियल सॉइल पाया जाता है, फिर द ईस्टर्न साइड में आपको ब्लैक सॉइल पाया जाता है, वेस्टर्न कोस्ट पर आपको वेस्टर्न कोस्ट पर रेड सॉइल पाया जाता है, फिर सैंडी सॉइल पाया जाता है कोस्टल एरियाज में। इस तरह का effect of the liberalization of the economic change in the industrial policy and their effect on the industrial growth। जैसे कि मान लीजिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लिबरलाइजेशन हुआ, तो इससे क्या हुआ कि बाहर का जो कंपनी है भारत में आके इन्वेस्ट करेगा, भारत में अपना सामान बेचेगा, जैसे कि चाइना अपना सामान भारत में बेचता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी, पोर्ट एंड रोड्स, एयरपोर्ट एंड रेलवे ईटीसी, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है आपका, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, ऐसे अपने यहाँ मुजफ्फरपुर में एक पताही हवाई अड्डा है, जो कि पहले हवाई अड्डा था। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। रोड है, रोडवेज, जैसे एनएच ये सब हो गया है रोडवेज, या फिर जो भी रोड है, रोडवेज कैन इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट एंड एवरीडे लाइफ, जैसे कि मान लीजिए आज चैट जीपीटी आ गया है, एआई ऐसा ऐसा आ गया है कि आदमी कुछ भी चाहे उस पर सर्च करके फटाक से इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। कोई काम नहीं आता, आदमी एआई से पूछ के कर लेगा। यूट्यूब से पहले लोग देख के करता था, अभी एआई से पूरा बात पूछ लेता है। आजकल हाल फिलहाल में एक डिक्सिप आ गया, डिप्सिक आ गया है, जो कि सब एआई का बाप निकल गया है, ऐसा न्यूज में चल रहा है। Achievement of the Indian science and technology in indigenization technology and the developing न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे कि मान लीजिए पहले अपने पास लॉन्च व्हीकल नहीं था, तो हम लोग रसिया से, जैसे पीएसएलवी जीएसएलवी ये सब लॉन्च व्हीकल हो गए, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई सैटेलाइट लॉन्च करना होता था, तो उसके लिए एक लॉन्च व्हीकल होता है, इस पर सैटेलाइट को रखा जाता है, उसके बाद उस पर प्रेशर लगाया जाता है, थ्रस्ट जनरेट होता है, तब तो लॉन्च व्हीकल ही नहीं था हम लोग के पास। सैटेलाइट बना लिए थे, लॉन्च व्हीकल नहीं था, तो हम लोग क्या किया था, रसिया से लेके अपना लॉन्च व्हीकल उसका और अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था। तो ये भी एक दिक्कत था हम लोग के पास, लेकिन धीरे धीरे एडवांसमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ा, और हम लोग के पास पीएसएलवी जीएसएलवी जैसे एडवांस और उससे भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया। अब अपना लॉन्च व्हीकल है हम लोग के पास। इसी तरह का जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे अभी सुपर कंप्यूटर ये सब आ गया है, क्वांटम कंप्यूटर आ गया है, तो ये सब के बीच में ये सब का जानकारी आप लोग को रखना पड़ेगा। अवेयरनेस ऑफ द फील्ड ऑफ द आईटी स्कोप, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इशू रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आईपीआर, आईपीआर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रॉपर्टी है, तो उसको आईपीआर, उसको कोई दूसरा यूज कर लिया, तो उसमें आप आईपीआर ये कर सकते हैं। फिर आईटी स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी से आज ऑपरेशन हो रहा है, बहुत सारा चीज नैनो टेक्नोलॉजी पर टैबलेट काम करता है, जो कि आपके बीमारी को टारगेट करके ठीक कर देता है, बायोमोलिकुल्स को। तो ये सब चीज़ है। कंजर्वेशन इन इन्वायरमेंटल पॉलिसी एंड डिग्रेडेशन इन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। उसका हो गया डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, लिंकेज बिटवीन द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ द एक्सट्रीमिज्म। रोल ऑफ द एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंज इन द इंटरनल सिक्योरिटी। रोल ऑफ द एक्सटर्नल स्टेट
and non-state actors in creating challenges in the internal security. Challenges of the internal security through the communication network, role of the media and social and networking sites in internal security challenge, basic of the cyber security, money laundering and speed. जैसे मान लीजिए सोशल आजकल सोशल मीडिया के द्वारा किसी भी टॉपिक को हाईलाइट कर दिया जाता है, पब्लिक अपराइजिंग ये सब क्रिएट करने का कोशिश किया जाता है, दंगा फसाद क्रिएट कर दिया जाता है, कोई भी कुछ भी बोल दिया उसको। आजकल तो और एआई आ गया है, नहीं कोई कुछ किया जाता है वो भी करा के और उस दंगा फसाद क्रिएट कर दिया जाता है जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, ये सब। तो ये सब चीज़ को चेक एंड मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन द बॉर्डर एरियाज, लिंकेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्राइम विद द टेररिज्म। जैसे कि मान लीजिए बहुत दिन पहले हम लोग सुने थे कि फेसबुक पर आईएसआई का भर्ती चल रहा है, जिसमें कि बहुत सारे युवा जो है इस्लामिक ग्रुप से जुड़ते हैं और उनके लिए काम करते हैं। तो मान लीजिए सोशल मीडिया पर अगर निगरानी रखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसी विद देयर मैंडेट। तो हमारा पेपर 4 यानी कि जीएस 3 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पेपर 5 यानी कि जीएस 4 में। पेपर 1 था ए से और उसके बाद जीएस 4 तक, पेपर 5 तक जीएस 4 चल रहा है, ठीक है ना। तो पेपर 5 में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एथिक्स जो चैप्टर होता है ना उसको लोग बोलता है कि 1 महीने के अंदर पढ़ के बहुत लोग निकाल लिया। अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। दिस पेपर विल इंक्लूड द क्वेश्चन टेक्स्ट कंटेंट एप्टीट्यूड टू इंटीग्रिटी, probity in public life and his problematic solving approach to their various issues and conflict faced by him dealing with the society question may utilize the case study approaches determine these aspects the following broader area will be covered। इसमें क्या सिलेबस अब देखिए। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड द consequences of the ethics in the consequences of the ethics in the human affection, dimension of the ethics and dimension of the ethics in the private and the public relations, human values and lesson from the lives and technology of the great leaders and reformers and administration role of the family and the society educational institution including values। अब एटीट्यूड कैसा रखना चाहिए आदमी, यानी कि मोड क्या रहना चाहिए। कंटेंट एंड स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद द थॉट्स एंड बिहेवियर, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशंस। ये सब चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। एप्टीट्यूड, फाउंडेशन वैल्यूज एंड सिविल सर्विस, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप, यानी कि स्टंट सपोर्टर किसी का नहीं होना, किसी का एकदम कट्टर भक्त नहीं बनना, ये चीज़ सिखाया जाता है। इसी इम्पार्शियलिटी यानी कि पार्शियलिटी नहीं करना, ये चीज़ सिखाया जाता है। ऑब्जेक्टिव डेडिकेशन to the public services and empathy and tolerance, compassion towards the weaker sections, यानी कि weaker section सोसाइटी, जैसे कि मान लीजिए कि एसटी हो गए या फिर जो पुअर लोग हैं समाज में, उनके प्रति हमेशा सिंपैथी रखना है। इमोशनल इंटेलिजेंस कंसेप्ट एंड देयर यूटिलिटीज, एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, पांच कंट्रीब्यूशन ऑफ द मोरल थिंकर्स एंड द फिलोसफर फ्रॉम द इंडिया and the world, public and civic service values, ethics in the public administration, especially ethical concern, the dilemmas in the government and private institutions, laws, rules, regulation, and the concise as resources, ethical guidance, accountability, and the ethical governance, strengthening the ethical and moral values of the governance, ethical issues in the international relation, and funding corporate governance. Probity in the governance, concept of the public service, philosophical basis of the governance and the probity, information sharing and transparency in the government, right to information, codes of the ethics, codes of the conduct, decision character, work culture, quality of the service delivery, utilization of the public fund, and challenges of the corruption. Case studies on the above issues, आइए देखते हैं। वही सब पर इथिक्स उथिक्स का वो टॉपिक कवर हो गया। अब देखिए ये क्या था, तो एक बार इसको कवर कर लिया। जीएस पेपर कितना था आपका 5, जीएस पेपर 4। अब पेपर टोटल कितना हो गया आपका 5। 5 में हो गया कि एक पेपर 1 जो था वो कि एसए वाला था, बाकी पेपर 4 जो है जीएस 4 है, ठीक है। तो 4+1 हो गया 5, यानी कि पेपर 5 हो गया, जो कि 1+4 है कि एसए प्लस जीएस 4, ठीक है। अब उसके बाद ये 4 एक 5 हो गया, ऊपर से दो पेपर था, पेपर ए और पेपर बी, वो था आपका इंग्लिश और एक एनी अदर लैंग्वेज, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया यूपीएससी मेंस का सिलेबस, ठीक है।
यहाँ पेपर इंग्लिश और एक इंडियन लैंग्वेज, पेपर ए और पेपर बी। पेपर वन में हो गया एसे, पेपर टू में हो गया GS1, जो कि इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड वर्ल्ड एंड द सोसाइटी है। ठीक है, मतलब ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब जीएस पेपर वन। अब जीएस पेपर टू जो हो गया सो गवर्नेंस, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें मतलब रिलेटेड है। अब की पेपर थ्री, ये टेक्निकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सबसे रिलेटेड है। ठीक है, अब आ गया आपका पेपर फोर, यानी कि पेपर फाइव, यानी कि जीएस पेपर फोर, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। तो ये रहा आपका मेंस का पूरा सिलेबस। अब एक ऑप्शनल जो होगा वो अलग रहता है, वो भी देख लेते हैं बाद में। अभी इतना रह गया आपका मेंस का सिलेबस।